गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 के विज्ञान के प्रथम अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पर विशेष चर्चा करेंगे और देखेंगे हमारे पाठ्य पुस्तिका में इससे संबंधित किन किन बातों पर चर्चा की गई है। तो हमें पता है कि खेती के लिए हम बहुत सारे औजारों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। और हमें यह भी पता है कि हम सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन मनुष्य या सभी जंतु हैं भोजन बनाने में असमर्थ हैं। और भोजन सभी जंतुओं को चाहिए, जिससे सभी सजीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ऊर्जा का उपयोग अपने जैविक प्रक्रम जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हमें पता है कि भारत और हमारा विश्व एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन एवं उचित प्रबंधन करना एवं वितरण आवश्यक है। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूहों में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि गेहूं की फसल का अर्थ यह होता है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। हमें पता है कि भारत एक बहुत ही विशाल देश है। यहाँ की ताप, आर्द्रता कहने का मतलब नमी और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, खरीफ फसल। खरीफ फसल हम उसे कहेंगे जिन्हें हम वर्षा ऋतु में बोया जाता है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर माह तक की होती है। इसके अंतर्गत धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि फसलें आती हैं, जिन्हें खरीफ फसल कहते हैं। दूसरा फसल हमारा है रबी फसल। यह शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं, जिनके अंतर्गत गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसलें आती हैं। इसके अलावे भी कई स्थानों पे दालें और सब्जियां गर्मी के मौसम में ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। अब हम आगे आधारिक फसल पद्धतियां क्या हैं उसको हम लोग देखेंगे। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समय समय पर करने पड़ते हैं। जिनका उपयोग माली या आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। तो इस क्रियाकलाप या कार्य को कृषि पद्धतियां कहते हैं।
इनके कुल 7 क्रियाकलाप हैं या कहें चरण हैं, जिससे पहला चरण हमारा है मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा, छठा कटाई और सातवां उसे भंडारण करना। तो इन सातों पे हम लोग एक धीरे धीरे विस्तृत चर्चा करते चलेंगे कि फसल उगाने के लिए किसान किन किन क्रियाकलापों को सामयिक अवधि में करते हैं। पहला है मिट्टी तैयार करना। तो इसके अंतर्गत फसल उगाने से पहले, जब हम कोई फसल लगाना चाहते हैं, उससे पहले हमें मिट्टी तैयार करना प्राथमिकता होती है, पहला काम है। इसके अंतर्गत मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कहलाता है। यह कार्य करने से जो फसल लगाएंगे इसकी जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं और आसानी से वो जड़ें सरलता से मिट्टी के अंदर की गहराई में शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी किसी प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक होती है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करते हैं। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं, नमी बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना आवश्यक क्यों होता है? हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव जीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे, जीव जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं, जो जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं और यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने, पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इस पोषक पदार्थों का अपने वृद्धि में उपयोग करते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हम हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ा जाता है। बोलचाल की भाषा में डोहट भी कहा जाता है हमारे क्षेत्र में। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल के द्वारा ही किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इसे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाल, कल्टीवेटर इस कार्य में हमारे उपयोगी औजार हैं। हल जो है वो हमारा प्राचीन काल से ही
जुताई या खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी या कहीं कहीं घोड़ों ऊँटों की सहायता से भी ये खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। हल का जो मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शैफ्ट कहते हैं, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरे जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल और एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेज़ी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। हमारा अगला कृषि औजार है कुदाली। यह एक सरल औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसे एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुट्ठी प्लेट लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है, और इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। हमारा अगला कृषि औजार है कल्टीवेटर। यह आधुनिक औजार है, इसके माध्यम से ट्रैक्टर द्वारा जुताई की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। कृषि कार्य के में अगले चरण में हमारा आता है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसी पे हमारे फसल का उत्पादन निर्भर करता है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। बीजों के चयन में काफ़ी सावधानियां बरती जाती हैं। अच्छे बीज की पहचान के लिए कुछ क्रियाकलाप किसान करते हैं। आप लोग देखे भी होंगे घर में कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल देती है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। और कुछ बीज पानी में बैठ जाते हैं। जो खराब बीज या क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो खोखले हो जाते हैं, और इसी कारण वह हल्के होते हैं और जल पे तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजार के बारे में जानना भी अति आवश्यक है। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को जमीन में स्थापित कर देते हैं। अगला तरीका हमारा सील ड्रिल का है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सील ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा
बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करना है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। सील ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को तैयार करने के लिए पौधशाला का निर्माण किया गया है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना भी अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है कि पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। उसका अगला चरण हमारा है खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। यानी ज़्यादा फसल उत्पादन के लिए हम खाद और उर्वरक का उपयोग करते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि लगातार फसल लगाने से मिट्टी के पोषक तत्वों का क्या होगा। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस क्षति या कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद या उर्वरक डालते हैं। यही प्रक्रम खाद देना कहलाता है। खाद की कमी होने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्टों से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। ये अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। जिसके बारे में वर्मी कंपोस्ट तथा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने का जो विधि है हम लोग कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK। इनके उपयोगों से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के ज़्यादा या अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए तथा दो फसलों के बीच में खेतों को कुछ समय के लिए बिना कुछ लगाए या उगाए छोड़ देना चाहिए। इससे क्या होगा कि दो फसलों के बीच जो हम अंतराल छोड़ेंगे, इस अंतराल के बीच मिट्टी अपने कमी पोषकों का पुनर्निर्माण कर उस कमी को पूरा करने का प्रयास करती है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन और जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है।
इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का एक अन्य तरीका है फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या है? यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूँ दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता था। यानी एक फसल में जो नाइट्रोजन की कमी हो गई वो दूसरे फसल को उस नाइट्रोजन को पूरा कर देता था कमी को। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। आप राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो हमने खाद और उर्वरक का चर्चा कर लिया। अब हम इनके दोनों के अंतर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं इस चार्ट के माध्यम से। देख रहे हैं कि एक तरफ आपका उर्वरक है, एक तरफ आपका खाद है। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम प्रचुर मात्रा में होते हैं जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी फसल उगाने की जो पद्धतियाँ बच गई हैं जैसे सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई एवं भंडारण, इनकी चर्चा, विस्तृत चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इसमें बस इतना ही। नमस्कार।